हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हिस्ट्री सोज में। मैं डीपी सर, आप मेरे साथ में हैं हिस्ट्री सेगमेंट में। हमने इससे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर लिया और वैदिक को शुरू कर दिया है। वैदिक के क्रम में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पोस्ट वैदिक एज, जो उत्तर वैदिक काल है। इससे पहले ऋग्वैदिक एज आपने पढ़ा था। देखिए, हिस्ट्री में सारे सेगमेंट एक दूसरे थोड़ा सा जुड़े हुए हैं। वहां के कुछ फैक्ट यहाँ आएंगे, यहाँ के फैक्टों को वहां से जोड़ा जाएगा, तभी इस इंटरकनेक्टिविटी के थ्रू आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इस वजह से अगर पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाइए, वीडियो देखिए, चैनल पर जाइए, चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को देखिए कि जो कंटेंट है वो कितना रिच कंटेंट है और किस तरह से इंटरकनेक्टिविटी को आप लोग डेवलप कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक एज। हमने जो देखा था सबसे पहले वो देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको बोलते थे ब्रॉन्ज एज। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में एक चीज नहीं थी, वो क्या था? आयरन। यूनाइटेड राइट, आयरन नहीं था। इस सभ्यता को कहा जाता है लोह युगीन सभ्यता। लोह युगीन सभ्यता, लोहे की शुरुआत हो चुकी है, लोह युगीन सभ्यता है। गॉट द पॉइंट। अब देखिए, लोहा आ गया तो जीवन में स्थायित्व आ गया। स्थायित्व आने से युद्धों की प्रवृत्ति बदल गई, कृषि करने के तरीके बदल गए, और अब जो राजन था वो राजन बिकेम्स राजा, और राजा के लिए कुछ थ्योरी दे दी गई, दैट इज राजत्व का सिद्धांत, किनशिप थ्योरी। और ये किनशिप थ्योरी किसने दी? तो ये किनशिप थ्योरी समाज के ऊपर वाले वर्ग ने दी, दैट इज पुरोहित वर्ग। और द पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। किनशिप थ्योरी, राजन राजा कैसे बनता है? तो किनशिप थ्योरी दे दी। पहले क्या था कि राजा वही बनेगा जो चिंतामान था, लेकिन अब राजा कौन बनेगा? कि देखिए, पहला तो आनुवंशिक हो गया पद, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। मैटर नहीं करता क्वालिटीज क्या है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये जो पद है वो क्या हो गया? आनुवंशिक। सेकंड थिंग इज दैट कि आप राजा के प्रति कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि राजा को कंपेयर करती है देवताओं के साथ में। राजा आम आदमी नहीं है, राजा कौन है? देवता है साहब, देवत्व का गुण है उसके अंदर। तीसरी बात कि राजा संपूर्ण भूमि का मालिक हो गया। यहीं से ये पंगा शुरू हो गया भाई, कि राजा संपूर्ण भूमि का मालिक हो गया। पहले जो युद्धों की प्रवृत्ति थी, गायों के लिए युद्ध होते थे, अब युद्ध किसके लिए होंगे? भूमि के लिए युद्ध होंगे। राजा के पास पूरा पूरा लैंड होल्ड आ गया, सारा भूमि राजा का। आपको करना है उस पर से लीज पे लीजिए। ओके, चलिए। अच्छा, आप इस चीज को समाज में एक्सेप्ट कैसे कराया जाएगा? तो इसके तरीके बनाए। इसके तरीके ऐसे बनाए कि देखिए, यज्ञ में सबसे पहले यज्ञ जो एक तरीका था, कर्मकांड, हिंदुइज्म जो है उसमें कर्मकांड इंट्रोड्यूस हुआ, और कर्मकांड में था यज्ञ। अब यज्ञ के थ्रू ये जो राजा के गुण हैं वो राजा में इंट्रोड्यूस कैसे कराए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले होगा राजसूय यज्ञ। सतपथ ब्राह्मण नाम में इसका जिक्र आता है। ब्राह्मण होता है, जैसे वेद होते हैं, वेद से पुराण होते हैं, उपनिषद होते हैं, अरण्यक होते हैं, और फिर ब्राह्मण होता है। तो सतपथ ब्राह्मण में इसका जिक्र है राजसूय यज्ञ का। राजा का राज तिलक होगा राजसूय यज्ञ में, और राजा के अंदर क्या होगा? ये देवत्व का गुण इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। भाई राजा देवता का समान हो गया है, राजा के अंदर शक्तियां देवताओं से दे दी, अपना आशीर्वाद दे दिया है, और राजा क्या हो गया है? देवता के समान। राजसूय यज्ञ, इसको बोलते थे राज तिलक। राज तिलक होता था मतलब कोरोनेशन सेरेमनी, है ना? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक से कोरोनेशन, राज्याभिषेक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, दूसरा यज्ञ जो इंट्रोड्यूस किया, ये नंबर 1 था। नंबर 2 पे था वाजपेयी यज्ञ। अब राजा बन गया, देवता का गुण उसके अंदर आ गया, लेकिन अब देखिए, राजा को जनता के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर कैसे बनाएगा? वो इस वजह से कि राजा एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और राजा टॉप निकल के आए, ताकि जनता के मन में हो जाए नहीं, हमारा राजा वास्तव में एक शक्तिशाली आदमी है। तो वो था वाजपेयी यज्ञ। भाई रथ दौड़ होती थी। क्या था? एक रथ दौड़, रथ दौड़। और मैटर ऑफ द फैक्ट ये था, रथ दौड़ में मैच होता था फिक्स, कि जीतेगा राजा ही। लोग समझ जाएंगे हमारा राजा देखिए कितना प्रतापी है, कितना ताकतवर है ना? वाजपेयी समझ गया। अब देखिए, तीसरा जो वाला था, दैट इज अश्वमेध यज्ञ, है ना? अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने रामायण में सुना होगा। लव और कुश ने श्री राम के छोड़े हुए
जो वो था अश्व था उसको पकड़ लिया था, है ना, युद्ध हुआ। तो अश्वमेध काफी अच्छा तरीका था अपने एक्सपेंशन को करने का। चक्रवर्ती राजा, नाम सुने होंगे ना, चक्रवर्ती राजा, कुछ नहीं जानते तो जानते हो, चक्रवर्ती राजा था। तो चक्रवर्ती मतलब जहां सेंटर में राजा बैठा है उसके आसपास के एरिया को वो घेरता जा रहा है, चक्रवर्ती राजा। एक चक्र में वृद्धि कर रहा है वो हर तरफ, उसको बोलते हैं चक्रवर्ती राजा। ऐसा प्रतापी राजा करता था अश्वमेध यज्ञ। एक यज्ञ किया, अश्व को तैयार किया और अश्व को भेज दिया घूमने के लिए। जिस राज्य में से अश्व निकल गया उसको कोई रोका नहीं गया, वो किसके ताबे आ गया, मतलब किसके अंडर में आ गया, जो यज्ञ करा रहा है। और अगर किसी ने रोका तो आ जाओ मैदानी जंग में, समझे। तो काफी अच्छा तरीका था बिना खून बहाए अपना आधिपत्य स्वीकार कराने का, ठीक है ना, काफी अच्छा तरीका था, ठीक है, इस पर मैं भी एग्री करता हूं। अच्छा, अश्वमेध क्या समझिए। अच्छा, कोई छुटका उटका राजा नहीं कि बस किसी का मन करा तो अश्व को कर लिया और शुरू कर दिया, पिटा जाएगा। यहां चाहिए था प्रतापी राजा जिसका वास्तव में वर्चस्व, वो करता था ये अश्वमेध यज्ञ, ऐसे थोड़ा ही है, ठीक है। और देखिए चौथा अग्निष्टोम यज्ञ। ये जनता की भलाई के लिए था, पब्लिक वेलफेयर के लिए, जनता की भलाई। राज्य में सूखा हो गया, उत्पादन नहीं हो रहा, राज्य परेशान है, जनता बिलख रही है, तब राजा ऐसे यज्ञ किया करते थे जनता की भलाई के लिए, अग्निष्टोम यज्ञ, है ना। यज्ञ के 4 प्रकार से आप परिचित हो गए, है ना। और ये आपको बता चुका हूं मैं, भूमि के लिए अब युद्ध होने लगा क्योंकि राजा के पास भूमि का अधिकार आ गया, ठीक है। जो बैटल ऑफ काऊ था वो किसमें बैटल हो गया, बैटल ऑफ लैंड में। इवन ये आज तक चला आ रहा है भूमि के लिए। देखिए फिलिस्तीन इजराइल का क्या मसला है, भूमि का ही तो मसला है, लेकिन धार्मिक कंसाइंस अलग से जुड़ा हुआ उसमें, है ना, कि अब गाजा पट्टी पे सिमट के रख दिया है फिलिस्तीन। मसला ये होगा कि कुछ दिनों बाद गाजा पट्टी पे भी कब्जा हो जाएगा, जिस तरह की हरकतें इजराइल कर रहा है ना। वो अपना उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन हम जो है एक सामान्य समझ के बारे में बता रहे, हमने ये जान लिया। अब देखिए विवाह के बारे में क्या था, विवाह के बारे में आपको जानना चाहिए, वो ये जानना चाहिए कि विवाह हिंदुइज्म में एक संस्था है। मतलब विवाह का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि विवाह मतलब कुछ नियम होंगे, कायदे होंगे, कानून होंगे, दूल्हा होगा, दुल्हन होगी और इस तरह की चीजें, है ना। विवाह क्या है, एक संस्था है। परिवार क्या है, संस्था समिति दोनों है, और समिति अलग है, संस्था अलग होता है। जैसे हम किसी जाति विशेष में हैं तो जाति विशेष में कोई संस्था नहीं जाती, है ना। इस तरह से संस्था का नाम आते ही नियम हमारे दिमाग में आते हैं, कोई आदमी दिमाग में नहीं आता। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय के नियम दिमाग में आएंगे, ये अमूर्त चीज है, इंटेंजिबल। जैसे विद्यालय का नाम लिया तो दिमाग में आ गया स्टूडेंट्स होंगे, और क्या होगा, टीचर्स होंगे, एक प्रिंसिपल होगा, एक बिल्डिंग होगी, तब वो विद्यालय बन गया। हाँ, इस तरह से बोलते हैं विवाह क्या है, एक संस्था है, समझ गए। विवाह संस्था है किसमें, हिंदुइज्म में, हिंदुत्व में विवाह संस्था है। ऐसा इस्लामिज्म में नहीं है। इस्लामिज्म में विवाह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वही विवाह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है कहां, इस्लामिज्म में। और सिखिज्म में क्या है, विवाह एक सेवा भाव है, विवाह ऐसा नहीं है। अब देखिए विवाह से रिलेटेड जो हम देखना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, बताते हैं कि विवाह कितना टाइप का होता था। तो विवाह 8 टाइप का विवाह बताया गया। उस काल में कितने टाइप का विवाह, 8 टाइप का। अब इन 8 टाइप में से इनके नाम आपको जानने होंगे, क्योंकि कभी भी पूछ लेते हैं इस टाइप की चीजें, ठीक है। अब ये नाम थे, देखिए इसमें 1 2 3 4, जो ऊपर वाले जो 4 विवाह हैं इन्हें मानते थे उच्च श्रेणी का, और जो नीचे वाले 4 हैं उन्हें मानते थे निम्न श्रेणी का, निम्न। समझ गए आपको, ठीक। सबसे पहले था ब्रह्म विवाह, हाईली एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, के मैरिज विद डॉरी, दहेज के साथ, दहेज के साथ विवाह, के साथ विवाह, मैरिज विद डॉरी, हाईली एक्सेप्टेबल था ये। सब लोग इसको बहुत ज्यादा सम्मान देते थे, जैसे आज की डेट में भी होता है अरेंज मैरिज, तो इस टाइप का कुछ, ठीक। सेकंड थिंग इज दैट देव विवाह। ये क्या होता था कि देखिए पुरोहित ने क्या किया, यज्ञ किया, जजमान बहुत खुश हो गया। अब जजमान पुरोहित को दक्षिणा में गाय देता था या क्या देता था, सेविकाएं देता था। अब जजमान ज्यादा खुश हो गया, बोले अपनी बेटी का विवाह इनसे कर देते, तो पुरोहित से विवाह कर देना, दैट इज देव विवाह, ठीक। ब्रह्म विवाह,
दैव्य विवाह। तीसरे पाए जाते हैं अर्श विवाह। अर्श हमने लिख दिया, इसको अर्श बोलते हैं, अर्श। ठीक, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अर्श विवाह। इसमें क्या होता था कि घोड़े का एक्सचेंज होता था दोनों पार्टीज के बीच में। घोड़े का एक्सचेंज हुआ, वो एक प्रतीक होता था कि यहाँ पे ये घोड़े को हम देते हैं, वो वहां फैमिली बढ़ाएगा, इस तरह से ये बच्चे भी अपनी फैमिली बढ़ाएंगे। ठीक, ये समझ गए आप तीसरा वाला। चौथे नंबर पे जो एक्सेप्टेबल था बाय द सोसाइटी, दैट इज प्रजापति विवाह। मैरिज विदाउट डाउरी, बिना दहेज, बिना दहेज। ये उस समय का क्रम है जब ये विवाह की व्यवस्था थी, हिंदुइज्म में इस तरह से है, तो ये उस समय क्रम है। हालांकि आज की मानसिकता में देखा जाए तो क्या होगा, इसको हम टॉप पे मानेंगे, आज की दृष्टि में मानेंगे हम टॉप पे, क्योंकि मैरिज विदाउट डॉरी को आज बहुत महत्व दिया जा रहा है, भाई बिना दहेज की शादी कीजिए, है ना। लेकिन हम उस समय की बात करते हैं। सेकंड थिंग, जो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं थे या निम्न श्रेणी माने जाते थे, वो कितने थे, वो भी 4 तरह के विवाह थे। सबसे पहला था गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, जैसे लेवल में रह रहे हैं आप, तो वो भी एक गंधर्व विवाह का एग्जांपल हो जाएगा। गंधर्वों की तरह जीवन जीना, समाज में आपको नहीं पता किसका किसके साथ खुल के चल रहा है, लेकिन गंधर्वों की तरह भी देखो, अब समाज का तो नहीं पता, लेकिन पास पड़ोस में सबको पता होता है किसका किसके साथ क्या चल रहा है। ठीक, तो गंधर्व विवाह समझने के लिए बहुत आसान है, जो गंधर्व विवाह में आज 80% युवा इसी को जी रहे गंधर्व विवाह को। पार्टनर के बारे में खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन सबको पता सबको है। तो गंधर्व विवाह क्या था, लव मैरिज, लव मैरिज, ठीक, लव मैरिज। प्रेम विवाह। अब देखिए असुर विवाह, राक्षस विवाह और प्रजापति विवाह। असुर विवाह क्या होता था कि देखिए यहां पर परचेज मैरिज आ जाती है, क्या आती है, परचेज मैरिज, मतलब क्रय विवाह, क्रय विवाह, खरीद करके विवाह कर लिया। राक्षस विवाह, यहां पे अपहरण हो गया, लड़की की मर्जी नहीं है, यहां क्रय विवाह में भी लड़की की मर्जी नहीं है, और राक्षस विवाह में लड़की की मर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी विवाह कर दिया। गंधर्व में लड़का लड़की दोनों को मर्जी है, क्यों, कहा है लव मैरिज है। जहां तक युवा अवस्था में यही सोचते हैं ना, बेकार है, सबको सबसे बढ़िया यही है, लेकिन शादी एक संस्था है, तभी व्यवस्था टिकी हुई है। बोले कैसे, वो ऐसे कि अगर शादी संस्था ना होती, बारात में इतने बाराती नहीं जाते, मान लो ऐसे हो जाता, चलो हाथ मिलाने से शादी हो गई, चलो हाथ मिला ली शादी हो गई, ठीक है, होगी। अब जब वो पूरा प्रोसेस चलता है, सारे बाराती आते हैं, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, समाज के सामने विवाह होता है, छोटे मोटे झगड़ों पे वो विवाह टूटता नहीं है। अगर हाथ मिला के शादी होती तो हाथ मिला के शादी कर ली, ऐसे करके शादी तोड़ दी। पाश्चात्य सभ्यता में यही तो है, समझे। तो विवाह संस्था कमजोर हो जाएगी अगर ऐसा चलेगा, तो या विवाह संस्था इतनी कमजोर नहीं है, ठीक है। अब लास्ट वन की बात कर लेते हैं, पैशाची विवाह की। पैशाची विवाह क्या था, मैरिज आफ्टर रेप, रेप कर दिया, उसके बाद उसी से मैरिज कर ली, तो ये सबसे निकृष्ट श्रेणी का था, ठीक है। GADP, इसको बोलेंगे आप बड़क, इसको बोलेंगे गड़क। बड़क बड़ा और गड़क छोटा, इसी ट्रिक से आप याद रख लेंगे, काफी अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, मैरिज से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जो ऋग्वेद वगैरह दी गई है, उस टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। पहली है बहतु बधियु, बधियु मतलब होता है ब्राइडल ड्रेस, बधयु, बधू की ब्राइडल ड्रेस, और बहतु दहेज टाइप है, लेकिन यहां दहेज आज के दहेज से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, जो दिया जाता था वो क्या माना जाता, प्रॉपर्टी ऑफ गर्ल, वो उस लड़की की प्रॉपर्टी मानी जाती थी, हर तरीके से, हर सारी बिलोंगिंग्स इसके से रिलेटेड थी उस लड़की से, ठीक है, समझ गए। धार्मिक आधार पर देख लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा महत्व इंद्र को दिया जाता था, सेकंड नंबर पे अग्निदेव को। इंद्र जो थे वो थे पुरंदर, मतलब किलों को तोड़ने वाले देवता। सेकंड नंबर पे जो महत्व दिया जाता था वो अग्निदेव को। अग्निदेव शुद्धि के देवता थे और मीडिएटर का काम करते थे जमीन और ऊपर वाले के मध्य, कि भाई अग्नि के थ्रू हमारी जो याचनाएं हैं वहां तक पहुंच जाएंगी। वरुण देव नैतिकता के देवता थे, समाज में नैतिकता बनी रहे। नैतिकता कैसी है, नैतिकता ऐसी होता है बड़ों का सम्मान करना, छोटों से स्नेह करना, इस तरह के नैतिक नियम जो कहे नहीं जाते लेकिन फॉलो करने चाहिए, नैतिकता है ये। किसी का पैसा गिर गया, उठा के जेब में नहीं रख लेना है, उसको वापस करना, ये नैतिकता है, दैट द इनर कॉन्साइंस, ठीक है। तो नैतिकता के देवता वरुण है। सोमदेव जो है वनस्पति का देवता है,
किसके देवता है? वनस्पति के देवता है। सोमदेव के नाम पे ही ऋग्वेद में एक मंडल है ना, 90 मंडल में जिक्र सोमदेव का, वही सोमदेव है। इन्हीं के नाम पे एक रस का नाम रख दिया गया। अच्छा, एक चीज बता देते हैं कि इंद्रदेव और अग्निदेव ज्यादा इंपोर्टेंट थे कब? ऋग्वेदिक काल में। उत्तर वैदिक काल आते आते इन दोनों का इंपोर्टेंस कम हो गया और किसका बढ़ गया? प्रजापति का। किसका? प्रजापति नाम के देवता ने इनको रिप्लेस कर दिया, यहां बढ़ गया। अब देखिए सोमदेव से रिलेटेड है सोम रस। ये सोम रस क्या होता है भाई? सोम रस जो है ये धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले पिया जाता था और उसके बाद धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। ये जो पौधे थे सोमरस के, ये कहां पाए जाते थे? मुजवंत पहाड़ पर। मुजवंत पहाड़ पर सोमरस के पौधे पाए जाते थे। मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि अगर आप यूपी बिहार से बिलोंग करते होंगे तो यू नो अबाउट द ताड़ी। ताड़ी जानते हो ना, वही ताड़ी था। लेकिन मैटर ये है कि ताड़ी जो है उसका इस्तेमाल अगर आप सूरज की किरण निकलने से पहले करते हैं तो सोमरस है। अगर सूरज की किरण उस पर पड़ेगी तो क्या बन जाता है? एल्कोहल। क्या बन जाता है? एल्कोहल। एल्कोहल उसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है, स्वयं इंथेसाइज करता है और उसमें नशा होने लगता है। और आपको सूरज निकलने से पहले पीते हैं तो वो एक सोमरस है, अमृत की तरह होता है। ठीक है, यही सोमरस। अच्छा, इसके कुछ सिनोनियम्स है वो याद रखना। सोमरस को बोलते हैं अमृत, अंशु, पित्त, पीयूष, रस। अमृत, अंशु, पित्त, पीयूष, रस 3-4 बार डिवाइड करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैटर ये है कि देखो, जैसे सोमरस अगर दे दिया, जैसे आप अमृत के तो ये पर्यायवाची पढ़ रहे होंगे, लेकिन हिंदी में ही अगर दे दिया कि रस का पर्यायवाची सोमरस होता है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं जो कभी भी आपको डाउट में नहीं डालेंगे, वो ये होता है, देखो हिंदुइज्म में क्या है। वेदों की संख्या 4 है, बता चुके हैं आपको। चारों वेद, सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे आधुनिक अथर्ववेद। पुराणों की संख्या 18 है, सबसे पुराना मत्स्य पुराण है ना। उपनिषद 108 है। उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सत्यमेव जयते जैसी जो पंक्ति है वो कहां से निकली है? मुंडको उपनिषद से निकली है। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते उठाया गया है ना। ठीक है, आश्रम कितने हैं? 4 हैं। जीवन को 4 आश्रम में बांध दिया गया। कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार है हमारे जीवन में। जन्म लेने से पहले संस्कार शुरू हो जाते हैं, मां के गर्भ में ही गोद भराई संस्कार से शुरुआत होती है और फिर क्या होता है? अंत्योष्टि के साथ संस्कारों की समाप्ति हो जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि मनुष्य के जीवन के 15 संस्कार उसकी शादी तक ही रहते हैं। शादी उसका 15वां संस्कार है और शादी पर तुम जीवन में कुछ नहीं करोगे, सीधा अंत्योष्टि हो जाओगे, जो फिर तुम्हारे जीवन में बचता नहीं है संस्कार करने के लिए। तो 15 संस्कार शादी तक हो जाते हैं और 16वां संस्कार होता है अंत्योष्टि, जहां तुम्हारा अंत होना है। ठीक, हमने पूरा इंफॉर्मेशन को देख लिया है। आप ध्यान से 1-2 बार वीडियो को देखिए। कहीं भी अगर मैं ज्यादा फास्ट हो रहा हूं तो वहां पे आप थोड़ा स्लो करके देखिए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।